हेलो दोस्तों, जब भी टीवी पर बजट की बात होती है तो कई भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, ये आखिर हैं क्या? देखिए, बजट को समझना सिर्फ इकोनॉमिक्स का काम नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बजट के उन 10 सबसे बड़े शब्दों को आसान भाषा में समझेंगे जिन्हें सुनकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इन शब्दों को किताबी डेफिनेशन से नहीं बल्कि रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए बजट की इस डिक्शनरी को खोलते हैं और अपनी इकोनॉमिक समझ को थोड़ा बढ़ाते हैं। बजट का सबसे पहला और बड़ा शब्द है फिस्कल डेफिसिट। इसे आसान भाषा में सरकार का उधार कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी कमाई 100 रुपए है लेकिन आपने 110 रुपए खर्च दिए। अब ये जो 10 रुपए का अंतर है वो घाटा है। सरकार के पास पैसा टैक्स और अन्य जरियों से आता है, लेकिन देश चलाने, सड़कें बनाने और स्कीम्स चलाने में जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए बाजार या संस्थानों से उधार लेती है। इकोनॉमिस्ट हमेशा कहते हैं और देखते भी हैं कि ये घाटा जीडीपी से कितना परसेंट है। अगर ये घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो देश की इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है, इसलिए सरकार इसे हमेशा कम रखने की ही कोशिश करती है। अगला शब्द है कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में केपेक्स। इसे आप संपत्ति बनाने वाला खर्च कह सकते हैं। जैसे आप अपने घर में टीवी या फ्रिज खरीदते हैं या घर बनवाते हैं तो वो आपका केपेक्स है क्योंकि वो लंबे समय तक काम आता है आपके लिए। वैसे ही जब सरकार नए हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, हॉस्पिटल्स या स्कूल बनाने पर पैसा खर्च करती है तो उसे केपेक्स कहते हैं। ये बजट का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है क्योंकि इससे रोजगार पैदा होते हैं और भविष्य में देश की कमाई बढ़ती है। अगर बजट में केपेक्स बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और देश में विकास की रफ्तार जो है वो तेज होने वाली है। केपेक्स का ठीक उल्टा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जिससे कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनती बल्कि सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि घर में बिजली का बिल भरना या राशन खरीदना। सरकार के मामले में अगर इसे समझें तो कर्मचारियों को सैलरी देना, रिटायर्ड लोगों को पेंशन देना, कर्ज पर इंटरेस्ट चुकाना और सब्सिडी देना रेवेन्यू व्यय कहलाता है। ये खर्च हर साल करना ही पड़ता है और इससे कम करना सरकार के लिए मुश्किल होता है। एक आइडियल बजट वो होता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिमिटेड हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। अगर सरकार का सारा पैसा सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट में चला जाएगा तो विकास के काम रुक सकते हैं। अब टैक्स के टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, टैक्स दो तरीके के होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है डायरेक्ट टैक्स। ये वो पैसा है जो आपकी कमाई पर सीधा लगता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना होगा। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो आप सामान या सर्विसेज खरीदते समय देते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया। आप बिस्किट का पैकेट खरीदें या फिल्म की टिकट, आप इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स दे रहे हैं। बजट में जब इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बात होती है तो उसका सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ता है। मिडिल क्लास हमेशा उम्मीद करता है कि डायरेक्ट टैक्स में राहत मिले, जबकि सरकार की नज़र इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाली बड़ी कमाई पर रहती है। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब सरकार अपनी कंपनी यानी कि पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाती है। इसे आप ऐसे समझें कि आपके पास एक पुरानी दुकान है जिसे आप चला नहीं पा रहे हैं, तो आपने उसका कुछ हिस्सा कोई प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया ताकि आपको पैसा मिल सके और दुकान भी बेहतर चले। सरकार एयर इंडिया, एलआईसी या बैंक्स में अपना हिस्सा बेचकर जो पैसा लाती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कहा जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल अक्सर घाटे को कम करने या नई योजनाओं में निवेश करने के लिए किया जाता है। क्रिटिक्स इसे घर के जेवर बेचना कहते हैं, जबकि सरकार इसे एसेट्स का सही मैनेजमेंट मानती है ताकि सरकारी पैसा उन क्षेत्रों में लगे जहां उसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक साल के भीतर देश की बाउंड्रीज में तैयार होने वाले सभी सामानों और सर्विसेज की कुल वैल्यू है। इसे आप देश की सालाना कमाई का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और इकोनॉमी मजबूत है। बजट के सभी आंकड़े जैसे कि घाटा या खर्च अक्सर जीडीपी के परसेंटेज में ही बताए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.5% रहेगा। ये शब्द हमें बताता है कि देश दुनिया की अन्य इकोनॉमीज के मुकाबले कितनी तेज रफ्तार से भाग रहे हैं।
भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती मेजर इकोनॉमीज में से एक है। बजट का एक डरावना शब्द है इन्फ्लेशन, जिसे हम सब महंगाई के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ सामानों और सर्विसेज की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी करेंसी यानी कि रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी कि जो सामान कल 100 रुपए में आता था आज उसकी कीमत 110 रुपए आपको देनी पड़ रही है। सरकार बजट में ऐसे कदम उठाने की कोशिश करती है जिससे महंगाई कंट्रोल में रहे। अगर बजट में टैक्स बढ़ते हैं या डीजल पेट्रोल पर ड्यूटी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ सकती है। आम आदमी के लिए बजट की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उसकी रसोई का खर्च जो है यानी इन्फ्लेशन कितना कम हो। सब्सिडी का मतलब है कि जब सरकार किसी सामान या सर्विस को जनता के लिए सस्ता करने के लिए उसकी कीमत का एक हिस्सा खुद चुकाती है। जैसे किसानों को खाद यानी कि फर्टिलाइजर सस्ते में देना, गरीबों को सस्ता राशन देना या गैस सिलेंडर पर छूट देना। ये सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा होता है। बजट में सब्सिडी पर होने वाले खर्च की हमेशा चर्चा होती है। सरकार चाहती है कि सब्सिडी सीधे जरूरतमंदों के खातों में जाए, डीबीटी के जरिए यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए, ताकि जो बिचौलिए हैं इसे खा न सके बीच में। अगर सब्सिडी कम आती है तो सरकार का पैसा बचता है लेकिन सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए ये एक सेंसिटिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैसला होता है। नेक्स्ट है कस्टम्स ड्यूटी। ये वो टैक्स है जो विदेशों से आने वाले सामान यानी कि इंपोर्ट पर लगता है। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि मोबाइल पार्ट्स या सोने पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई है या घटा दी गई है। इसका दो मकसद होता है, एक तो सरकार की कमाई और दूसरा है मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। अगर सरकार चाहती है कि विदेशी खिलौने या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भारत में कम आए और लोग देश में बने सामान ज्यादा खरीदें तो वो उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है। इससे विदेशी सामान महंगा हो जाता है। जब आप सुनते हैं कि सोना सस्ता हुआ या विदेशी फोन महंगे हुए तो उसके पीछे कस्टम्स ड्यूटी में किया गया बदलाव होता है। अंत में समझते हैं कि बजट के टाइप्स क्या क्या हैं। जब इलेक्शन का साल होता है तो सरकार कुछ महीनों के लिए इंटरिम बजट पेश करती है, जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इसमें कोई बड़ी लोक लुभावन अनाउंसमेंट या टैक्स में बदलाव आमतौर पर नहीं किया जाता। लेकिन जब इलेक्शन के बाद नई सरकार आती है तो वो फुल बजट पेश करती है, जिसमें पूरे साल का विजन और बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। तो दोस्तों, ये थे बजट के वो 10 शब्द। उम्मीद है कि अब आप बजट भाषण को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको कौन सा शब्द इनमें से सबसे कठिन लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज़। थैंक यू सो मच।